नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों पर जोर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रहार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। पीएम ने कहा कि कई लोग देश को लूट कर भाग रहे हैं, लेकिन उन सबको वापस लाना ही होगा। भ्रष्टाचार के साथ ही परिवारवाद को भी देश के लिए घातक बताया। इससे न सिर्फ टैलेंट बल्कि सामर्थ्य के भी नुकसान की बात कही। पीएम ने जोर दिया कि राजनीति ही नहीं बल्कि हर संस्था में भाई भतीजावाद पल रहा है, पोषित हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इरादे बहुत साफ कर दिए हैं। हाल के कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री की करीबी से करोड़ों का काला धन मिलने की बात हो, महाराष्ट्र के जालौन में स्टील कारोबारी के घर से करोड़ों की संपत्ति मिलने का मामला हो, या फिर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की जांच। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचारी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। देश के सवाल में आज परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के बयान के मायनों को समझने के लिए अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है। ऐसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। एक बड़ी बहस शुरू होती है, हालांकि पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जम के प्रहार किया। एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। हमारे साथ राजीव जेटली जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, आईपी सिंह साहब होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, अभिषेक यादव जी होंगे। बहुत नमस्कार आपको आरजेडी की तरफ से, और आलोक मेहता सर जुड़ेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास, क्योंकि सीधा प्रहार आप ही के ऊपर है। भ्रष्टाचार परिवारवाद दो चीज पर प्रहार है, नाम नहीं लिया है, लेकिन आप समझ जाइए क्या कहा है लाल किले की प्राचीर से। रजत भाई, आपको, आपके चैनल को, आलोक भाई बैठे हैं, सारे को पैनलिस्ट को स्वाधीनता दिवस की इस 75वें साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ये आजादी का महोत्सव इसी तरीके से चलता रहे, हम लोग मैच्योर होकर के आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री जी की आप बात पे आइए, तो प्रधानमंत्री जी की बात तो मेहता जी भी, आप भी काफी समय से सुन रहे हैं, मेहता जी तो हमारे समय से सुन रहे हैं, 90-91 से। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये वो पार्टी है रजत भाई जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ कैमरे पर पकड़ा गया और जेल गया, जिसका एकमात्र मंत्री कोयला मिनिस्टर का दिलीप रे था, या क्या नाम था, वो 3 साल का सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा याफ्ता है। हम ये नहीं कह रहे कि, तो जिस पार्टी की जड़ से लेकर के और शिख तक भ्रष्टाचार पर हमें राय न दे और न ही हमें कोई उद्बोधन दे। दूसरी बात में आप आ जाइए, परिवार की बात आप आ जाइए, तो परिवार की बात में मैं प्रधानमंत्री जी से सहमत हूं। हमारे नेता ने भी कहा, हम भी कहते हैं, हम तो भाई परिवार वाले लोग, जिनका परिवार होगा वो परिवारवाद करेंगे। भाई मछली का बच्चा मछली, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो रहा है, अगर कोई जनता उसको चुन रही है तो क्या दिक्कत है? राजपूत जी, इसमें दो चीजें प्रधानमंत्री जी ने कहा, सुनिए सर इसमें आप ही के पास कहीं नहीं जाए, इंटरवेंशन है मेरा छोटा सा। सुरेंद्र जी,
इसमें मैं बिल्कुल अरे आप बचाइए मत प्रधानमंत्री। नहीं, मैं नहीं बचा रहा, मैं बिल्कुल बचाने के लिए नहीं बैठा हूं, बिल्कुल खुला खेल है फरुक्काबादी, कहीं बीच में नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने सिर्फ राजनीति तक नहीं रोका, उन्होंने कहा जो और क्षेत्र हैं उसमें भी परिवारवाद आ रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ फुल स्टॉप राजनीति पे लगाया। आप राजनीति करते हैं, आप उसको ले सकते हैं। उन्होंने कहा जितने भी सेक्टर्स हैं हर जगह परिवारवाद है। मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं सर। मैं वही बात आपसे कह रहा था, मैं बड़े सीरियसली कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि अमित शाह के बेटे जय शाह साहब के पास कौन सा ऐसा क्या नाम क्रिकेट का और उसका अनुभव है जो आज की डेट में बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। और वो परिवारवाद नहीं, जय शाह का तो क्या है 50,000 रुपए से लेकर के 16 करोड़ रुपए। आप बताइए राकेश झुनझुनवाला का बेटा अगर ब्रोकर का बेटा ब्रोकर नहीं बन रहा, मुकेश अंबानी का बेटा क्या नाम मुकेश अंबानी की फर्म नहीं ले रहा है। तो ये परिवारवाद का जो आरोप आज नरेंद्र मोदी जी ने लगाया, बड़े व्यथित होकर के अपने ही लोगों पर लगाया है। हम बिल्कुल इस बात से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जय शाह साहब को हटाइए, आप बिल्कुल हटाइए। हम राजनीति की बात ही नहीं करते, ठीक है। हम तो बात करते हैं कि ये जो झुनझुनवाला इनके जो स्ट्रॉन्च सपोर्टर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके बच्चे को ट्रेड शेयर मार्केट से हटाइए। मुकेश अंबानी के बच्चों को भेजिए डॉक्टरी पढ़ने के लिए, कौन रोक रहा है उनको भाई। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी इस वक्त, अब आप सुनिए सीरियस बात, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त वक्ती परेशानियों से बहुत हिल गए हैं। महंगाई की समस्या का समाधान सुझाई नहीं दे रहा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान सुझाई नहीं दे रहा। 2014 और 2015 से लेके अब तक जो वादे किए थे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो कहीं हुई नहीं। किसानों का खर्च 3 गुना हो गया। उन्होंने कहा था हर घर को हर गरीब को घर दे देंगे, कहां है वो घर, 40% से ज्यादा आज भी डेफिसिट है। तो आज इन सब समस्याओं से अलग हटने के लिए प्रधानमंत्री जी पुराने सपनों को लोग याद ना करें, इसलिए वो नए सपने दिखा देते हैं, नए नई बड़ी चीजें बता देते हैं। लेकिन तो हमारा ठीक है, आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, एक बार आईपी सिंह साहब को भी जोड़ लेते हैं। आलोक जी की अपनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन आलोक जी को ये बात कहनी चाहिए, बतानी चाहिए। अभी आलोक जी जुड़े नहीं है, एक बार जुड़ जाए सुरेंद्र भाई, एक बार आलोक जी जुड़ जाए तब आप ये टिप्पणी कर दीजिएगा। आ रहा हूं, एक बार आईपी सिंह साहब के पास। सिंह साहब, ये जो परिवारवाद वाली टिप्पणी है, ये बहुत सेंटिक नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाई 3 लोग हैं। मुलायम सिंह जी, नेताजी ने ही पार्टी बनाई, आप देखिए उसमें भी सब लोग परिवार के ही हैं। अब आप उड़ के सीधे पश्चिम बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी, महाराष्ट्र चले जाइए, ठाकरे परिवार। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो इसी पे प्रहार कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा हमको नहीं पता है, कोई भी बन सकता है, और परिवारवाद को हम आगे नहीं बढ़ा रहे। और आप देखिए यूपी इलेक्शन में भी ये परिवारवाद का इशू आया था और जमकर बीजेपी ने हमला किया था। आईपी सिंह साहब। रजत जी, आप देश के होनहार पत्रकार हैं और निष्पक्ष आप बहस कराते हैं, लेकिन श्री सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत विस्तार से परिवारवाद की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया कि मेरा परिवारवाद, तुम्हारा परिवारवाद। आप ये बताइए कि मैं देश भर के परिवारवाद की बात बीजेपी का छोड़ता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के कहिए तो कुछ परिवारवाद की उदाहरण आपको दे दूं। स्वर्गीय कल्याण सिंह पहली पीढ़ी के नेता थे, आज उनका ग्रैंडसन दूसरी बार मंत्री है। बाबूजी लालजी टंडन, स्वर्गीय लालजी टंडन गवर्नर साहब, उनका बेटा गोपाल टंडन वो कैबिनेट मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा एक विधायक है, दूसरा बेटा गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। और वहां ये चर्चा हो रही है, राजनाथ जी सत्ता गिलियारों में कहते हैं कि वो तो बहुत ही होनहार है और टिकट उसे मिलना चाहिए जो सांसद जी, उनकी उम्र हो गई है। आप उत्तर प्रदेश के परिवारवाद को ले लीजिए, पंकजा मुंडे को ले लीजिए, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के परिवार को ले लीजिए, मैं 250 ऐसे बीजेपी और संघ के रजत जी परिवार हैं जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी उनके साथ काम कर रही है। और कुछ बचता है तो चेलावाद, जो उनके अपने चेले हैं, जो उनके पीआरओ हैं, आज वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये सब परंपरा किसने शुरू की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो परिवार कहता है, वो उस परिवार के बारे में क्या आप कहेंगे? तो मेरा परिवारवाद, तुम्हारा परिवारवाद। आज मोदी जी बड़े साफ साफ बनते हैं, उनके छोटे भाई की हैसियत आपको पता है कितनी की है? अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। आज जय शाह के बारे में जिस तरह उन्होंने बताया, आज अपरंपार
संपत्ति है। जय शाह का एक दोस्त आज सोशल मीडिया में छाया हुआ है, सिर्फ दोस्त है इसलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री मिनट साहब सिंह साहब, ठीक है, 3-4 आपने आरोप लगाए हैं और यूपी का भी दिया है। हमारे साथ टीएमसी से संजय सरकार जी जुड़ गए हैं, राजीव जेटली जी बीजेपी से जुड़ गए हैं और आलोक मेहता सर। आलोक सर, आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी, बहुत डिमांड है आपकी। आपके आने से पहले एक लंबी बौछार सुरेंद्र राजपूत जी ने और सिंह साहब ने रखी है। आपने सुना आईपी सिंह साहब को। सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा कि साहब परिवारवाद, परिवार वाले हैं इसलिए परिवारवाद है, सुरेंद्र जी ने कहा। सिंह साहब ने एक लंबी फेरिस्त बता दी, कहा साहब ये बीजेपी का परिवारवाद है। तो ये परिवारवाद की परिभाषा कैसे तय की जाए? राजीव जेटली, मुकेश अंबानी के लिए भी कहा था। हाँ, मैंने तो ना पढ़ के क्या इस डिबेट पे इस बात को एडमिट कर सकते हैं कि परिवारवाद एक अपवाद है, परिवारवाद से हमें छुटकारा पाना है? मैं बोलता हूं इस बात को, हाँ हमें पाना है। देश के प्रधानमंत्री ने केवल एक राजनीतिक पार्टी को संबोधित नहीं किया, पूरे देश को संबोधित किया। हर बात के लिए उन्होंने देश के नागरिकों को रेफर किया। हर बात के लिए उन्होंने कहा इस देश के अंदर सबकी भूमिका रही है, सबकी भूमिका थी और सबकी भूमिका रहने वाली है। अब मैं अभी ये पूछता हूं आपके पैनल के ऊपर, क्या मेरे अलावा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहल करे तो हम भी इस बात पे आगे बढ़ेंगे कि हम परिवारवाद से अपनी राजनीतिक पार्टियों को मुक्ति दिलवाएंगे? क्या ये बात कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए तू मैं के ऊपर जाना पड़ता है, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कौन है। मैं दूसरी बात बता दूं आपको कि जब हम बात करते हैं परिवारवाद की, परिवारवाद का मतलब अगर एक व्यक्ति चुन करके आया है तो बहुत अच्छी बात है, वो आ सकता है, राजनीति में उसके पास अधिकार है अगर उसके पास काबिलियत है। लेकिन क्या ये परिवार निर्णय लेगा कि कौन चुन करके आएगा, किसको टिकट दी जाएगी? क्या एक परिवार निर्णय लेगा? कौन अध्यक्ष बनेगा? क्या एक परिवार निर्णय लेगा? कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? कौन किस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? इसे कहते हैं परिवारवाद। बावजूद उसको मैं कहता हूं, क्या ये सब राजनीतिक पार्टियां, अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम पर आगे चले तो क्या ये भी इस बात को कहने के लिए तैयार है? और जिस राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को बोला, हो सकता है अगले दिन उसकी छुट्टी हो जाए। इसलिए उनकी मजबूरी है कि परिवारवाद के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, परिवारवाद के ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। परिवारवाद राजपूत जी, ये देखिए, ये मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, राजीव भाई को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं और ओपन मन से कहा। मुझे लगता है पैनल में जो लोग होंगे वो भी स्वीकारेंगे। वो कह रहे हैं साहब ठीक है, अगर बीजेपी में भी कोई चीज गलत है, परिवारवाद है, तो हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसको खत्म करेंगे। जो आम नागरिक है वो राजनीति में आ गया है। राजीव जी ने ये बात कही, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप भी शुरुआत करेंगे, कहेंगे कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा? तो कुछ नहीं कर सकते। आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं, एक मिनट, आ रहा हूं सिंह साहब, आ रहा हूं, एक मिनट। सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद आईपी सिंह साहब, फिर सरकार साहब। दो बातें बड़ी साफ साफ अभी राजीव जेटली जी ने कही। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि राजीव जेटली जी इस वक्त हम लोगों के सर्वमान्य प्रधानमंत्री पद के नेता के पार्टी के हैं, तो आज नागपुर के परिवार से छुटकारा पालें, उसके बाद परिवारवाद की बात करें। आज जय शाह के बेटे को बीसीसीआई से इस्तीफा दिलवा दें, उसके बाद परिवारवाद की बात करें। निश्चित तौर पर अगर लीडरशिप एग्जाम्पल के जरिए सेट होगी तो वहां पर बात आएगी। अभी बात कहने लगे ये कि साहब जो चुन के आएगा, क्या राहुल गांधी जी चुन के नहीं आए, अखिलेश यादव चुन के नहीं आए, तेजस्वी यादव चुन के नहीं आए, या एमके स्टालिन चुन के नहीं आए? कौन है इनमें से राज्यसभा का मेंबर, जरा बताइए। सच बात यह है कि ये लोग गोल बोल बातें करने में माहिर हैं। अभी आलोक मेहता जी आ गए हैं, मैं राजीव जेटली जी की बात नहीं, मैं आलोक मेहता जी से प्रश्न करता हूं। मैं एक बार राजीव जी कंप्लीट कर लेंगे। ये इनकी हिम्मत नहीं है क्या? क्या यार मजाक कर रहे हैं? सुरेंद्र भाई, मैं ये ओपन करवा रहा हूं। मैं आपसे जो जेटली जी ने सवाल पूछा है कि वो कह रहे हैं साहब हम इस पैनल में शुरुआत कर रहे हैं, क्या आप भी शुरुआत करेंगे? कह तो रहा हूं आपसे। हाँ, अरे मैं कह तो रहा हूं कि बिल्कुल लीडरशिप बाय एग्जाम्पल सेट करें, अपने आप को नागपुर परिवार से मुक्त करें। कहें आज की डेट में कि हमारा संघ से कोई संबंध नहीं है, संघ परिवार से कोई संबंध नहीं है। हम जो ये कहेंगे परिवारवाद के लिए, उसके खिलाफ बातें करेंगे। राजीव जी छोटा सा कमेंट, उसके बाद जाना है को कि चुने हुए नेता पुत्र राजीव भाई, छोटा सा कमेंट। सुरेंद्र राजपूत जी, राजनाथ सिंह के बेटे नहीं होंगे, कहें बीसीसीआई जय शाह को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवाएं, हम मान जाएंगे इनकी बात। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, मेरा प्रश्न आपने भी पूछ लिया 2 बार, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं इनकी मजबूरी भी जानता हूं।
अगर इन्होंने जवाब दिया तो आपके अगली बार विंडो पे नजर नहीं आएगी। ये मजबूरी है। हम तो दे दिया कि हम विरोध करेंगे। नहीं, आप बताइए। नहीं, हमने दे दिया राजीव भाई, हमने कहा कि हम विरोध कर आपके पीछे चलेंगे। कहो आप जैसा से इस्तीफा मांगो इस्तीफा जैसा से। अरे सुन तो लीजिए, अब आपने बोला था मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मुझे मालूम है कि आप परिवारवाद से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन मैंने ये केवल एक ही चैलेंज किया था। इस पैनल पे क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा किसी प्रवक्ता में दम है कहने का कि हाँ हमें परिवारवाद से छुटकारा चाहिए? केवल बोल देने मात्र की बात करी थी आपसे मैंने। मुझे मालूम है कि आप छुटकारा नहीं पा सकते, ये आपकी मजबूरी है, लेकिन आप पैनल पे भी नहीं बोल पा रहे। ये विडंबना है। आपके बस का नहीं है राजीव जी। अरे बेवजह आपकी बातें करनी है, पूरी पार्टी केवल एक परिवार आपके का बस का कुछ नहीं है। आप मूल रूप से डरपोक इंसान हैं। कहो ना जैसा के लिए हम मंच से कहेंगे क्यों आपको? सुरेंद्र भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी। सुरेंद्र भाई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी। आ रहा हूँ आपके पास। एक बार संजय सरकार जी को भी जोड़ लेते हैं। संजय सरकार जी, ये जो भ्रष्टाचार, ये पर्सनल नहीं है, ये राजनीतिक टिप्पणी है। ठीक है, कहो आप, है हिम्मत तो। अब इतना मत ललकारिए, इतना ललकार रहे हैं आज आप सुरेंद्र भाई। ऐसा गुस्सा क्यों है बताइए? इतना क्यों ललकार रहे हैं आज आप? अरे ये दम भारतीय जनता पार्टी देती है। अरे राजीव भाई मित्र है, अगर इनमें दम हो तो संघ को आप देश नाबूद करने की बात करें। कहे कि नागपुर परिवार से भाजपा संबंध नहीं रखती। नागपुर परिवार में कितने सदस्य संबंध नहीं है। कहे जैसा से इस्तीफा मांगे, आपको मालूम नाम लेकर के। उतने नागपुर परिवार में सदस्य है ना, उतने में हमारी 10 लोकसभा सीटें निकलती है जिसे आप परिवार बता रहे हो। उतने में 10 लोकसभा सीटें निकल जाएंगी। हमारी इतनी आबादी है उस परिवार की जिसे आप परिवार बता रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि मैंने आपसे बोला छोड़ दीजिए ना, तो कहो ना कि उस परिवार से हम संबंध नहीं रखेंगे। कहो आप हम उस परिवार से संबंध नहीं रखेंगे जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा परिवार कहता है। कह दो हम राजनीतिक रूप से बिल्कुल आपसे उनसे अलग है, हमारा कोई लेना देना नहीं। कहो जैसा के बेटे से, कहो अमित शाह के बेटे को समझ पा रहा हूँ, आपकी मुसीबत को समझ पा रहा हूँ। चर्चा क्या छेड़ दी इन्होंने, ये चर्चा क्या छेड़ दी? सुन लो आप, हमें अपने परिवार पर गर्व है, हमें नेहरू गांधी परिवार पर गर्व है, उसकी शहादत पर गर्व है। हमें गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपना खून कुर्बान किया। ना अपनी व्यक्तिगत राय भी नहीं। ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। इसको व्यापक कर दे। ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगी। आलोक सर, एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी आ रहा हूं। आलोक सर हमारे साथ है। आलोक सर, क्या ये सीमाएं सिर्फ कांग्रेस तक है? भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें आई हैं, संजय सरकार जी के पास जाएंगे तो 2 चीज उन्होंने उठाई प्रधानमंत्री जी ने आज, एक भ्रष्टाचार, एक परिवारवाद। ये व्यापक है। इससे तीर कांग्रेस को भी लगता है, तीर यूपी में भी जाता है, तीर बिहार में भी जाता है, तीर बंगाल में भी जाता है, तीर महाराष्ट्र में भी जाता है। तो जितने विरोधी थे वो सब तीर के सामने थे। जी, मेरा ख्याल है राजपूत जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनका धारदार बातों का सम्मान करता हूँ। वो बार बार मेरी आवाज सुनना चाहते हैं तो मैं उनको बताऊं, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। जो चुनाव जीत के आता है तो राजभवन गांधी जी का नाम आप जानते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उनको हराने की पूरी ताकत लगाई। तो गांधी परिवार का होने से नहीं होता। यदि जीतते तो गांधी जी का सम्मान कौन नहीं करता है। इसलिए ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो अखिलेश जी चुनाव जीत के आते हैं, आप कैसे उनका विरोध कर सकते हैं? तेजस्वी यादव जीत के आते हैं ये, लेकिन अंबानी और बिरला जी के बच्चों को संपत्ति यदि उनके खानदान ने बनाई, ये तो दुनिया के किसी कानून में नहीं है कि आप उनके माता पिता को, इसलिए आप असहमत होंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको तो हम नहीं रोक सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा जुडिशरी को लेकर के, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इस पे राजपूत जी आप भी सहमत होंगे। ये सबसे बड़ी, इवन वकीलों का कहना है, पुराने जजेस का कहना है, जेएस वर्मा जो चले गए न्यायमूर्ति, उनका कहना था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काटजू थे। लेकिन देखिए, काटजू तो काटजू साहब कांग्रेस के इतने परिवार के रहे, लेकिन वो बाद में बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और जज बने। लेकिन ये है कि जज का बेटा ही जज बन जाए, डॉक्टर का बेटा एमबीबीएस नहीं करके क्या डॉक्टर का बोर्ड लगा ले और कुछ भी दवाई देने से लगे। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और इसलिए यदि उसको सही संदर्भ में लें, मैं नहीं जानता, चूंकि तत्काल हमारे मीडिया के मित्र हैं, हम सब लोग कहते हैं भाई तुरंत गर्म किसमें हो सकता है,
इसलिए कहते हैं गांधी परिवार का नाम। मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि एक परिवार का नाम यदि वो लेते, बल्कि उनको आज नेहरू का नाम दिया। मेरा ख्याल सुरेंद्र राजपूत जी को आज प्रशंसा थोड़ी सी करनी चाहिए कि चाहे स्वतंत्रता दिवस का दिन था, उन्होंने नेहरू के कंट्रीब्यूशन का भी जिक्र किया। इसलिए राजीव गांधी भी चुनाव लड़ करके आए थे, चुनाव जब नहीं जीते उसके बाद ये बहुत बारीक है। ठीक है आलोक सर, आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट आलोक सर, 1 मिनट आ रहा हूं। दो हमारे साथ लोग और हैं। हमारे साथ अभिषेक यादव है आरजेडी की तरफ से, और संजय सरकार। संजय सरकार जी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जितनी नोट हमने देख ली पिछले 20 दिन के अंदर, सारे विजुअल बंगाल के बगल में दिखा भी रहा हूं। पहला प्रहार उस पे, दूसरा परिवारवाद पे, आपकी टिप्पणी संजय सरकार जी। नरेंद्र मोदी को बात सुनते सुनते ऐसा लग रहा है अभी जोकर जैसे बात करते हैं। अपना घर को सही तरफ से संभाल नहीं पाता है। अपना घर में इतना परिवारवाद है, कहां से शुरू करूं? येदियुरप्पा से शुरू करूं? किससे शुरू करूं? कैलाश विजयवर्गीय से शुरू करूं? कल्याण सिंह से शुरू करूं? राजनाथ सिंह से शुरू करूं? और महान व्यक्ति जो है अमित शाह से शुरू करूं? और सबसे बड़ा बात है, नरेंद्र मोदी का औलाद नहीं है। औलाद रहने से वो भी आके राजनीति में आके शामिल हो जाता था। नहीं, ये पर्सनल हो जाएगा। मैं इसको बिल्कुल नहीं। देखिए संजय जी, मैं बहुत हाथ जोड़ के कहता हूं, इसलिए नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए कि मैं ही कहता हूं सर। देखिए, मैंने भी आपसे जब सवाल पूछा तो मैंने कभी नहीं कहा ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक, कभी नहीं। मैं ही चाहता हूं कि जब हम बात करें तो एक सार्थक बात हो। क्या है ना, मैं टिप्पणी कर दूं, फिर राजीव जेटली जी आ जाए, मैं वो बिल्कुल नहीं लाइक करूंगा। आप एक सार्थक बात रखिए। आप सहमत ना हो तो आप मत रहिए, इंडिविजुअल पर्सनल कमेंट्स मत करिए। इंसान है और पीला को पीला बोलने वाला इंसान है। मैं आप सफेद को काले नहीं बोलने वाला इंसान हम नहीं। हम किसी से डर के बात नहीं करता। आडवाणी जी की बेटी आई, सुषमा स्वराज की बेटी आई, अरुण जेटली की आई, बंगाल के मुद्दे से जो राजनीति करता है वो किसी से डर के राजनीति नहीं करता है। मैं अभिषेक आ रहा हूं। आपको बोला 29,80,000 करोड़ रुपया अडानी लोन लेकर बैठे, वो 5 पैसे वापस किया बैंक में। 2014 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लिया। राजीव जी आ रहा हूं। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भ्रष्टाचार। ये जतिन में था 2014 से लेकर 2018 के बीच में 7,000 करोड़ रुपया लेकर इंडिया से फरार हो गया। कहां पर सेंट किस में जाके, उसमें जाके आपको सिटीजनशिप ले लिया। सेंट किस में जाके वो लोग, ये तो गुजरात का बंदा है। 29-30 आदमी जो बैंक फरार किया, उसमें 29 आदमी गुजरात का। ये भ्रष्टाचार का परिवार का आदमियों को भ्रष्टाचार कैसे बोलते हैं? अमित शाह को बेटा, एक जैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1,073 करोड़ रुपए उसको वेब हुआ है लोन। क्यों किसान का 5 लाख रुपया लोन क्यों नहीं होता? 2 लाख रुपया लोन किसान को नहीं होता? मजदूर को 2 लाख रुपया लोन क्यों नहीं होता? एक किराना का दुकान जो 1 लाख रुपया कर्जा लेकर उसको क्यों नहीं होता? उसको क्यों होता? संजय जी सुनिए मेरा बात सुनिए आप। भ्रष्टाचार का माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना मालूम आपको? 29,002 फीट जो तेंजिंग नोर्गे और इसने किया था, जो ऊपर जाके तेंजिंग नोर्गे जाके वहां पर इंडिया का फ्लैग उड़ाया था। मैं कह रहा हूं संजय, कहीं से तो शुरुआत होगी। ऐसा तो नहीं है कि हम शुरुआत ही ना करें। आप अपनी लिस्ट लिए रहिए, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सब अपनी अपनी लिस्ट लिए रहे, तो शुरुआत भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने की कहां से होगी? मैं भी एक लिस्ट लेके बैठ जाऊं कि ये एक लिस्ट है, मेरी वाली लिस्ट है, क्या होगा सर बताइए इससे? अनुराग सिंह, राजीव जेटली जी। अनुराग सिंह के परिवारवाद आ रहा हूं, राजीव जेटली रिप्लाई। टीएमसी के प्रवक्ता जो बदतमीजी से इन्होंने बात करी, इनका बस चले ना तो हमें ये विंडो में सीयू करके हाथ डाल के निकाल के पश्चिम बंगाल में घुस के और उसके बाद हमारा जो हश्र होगा वहां पे, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैंने पश्चिम बंगाल में देखा है, ये तो सीबीआई को नहीं बख्शते हैं, निजाम हाउस को घेर लेते हैं। सीबीआई प्रताप पन्नायक के ऊपर में तो राजनीतिक प्रवक्ता के सामने कोई वंदना यादव को जो किया था उसको दूसरी बात थोड़ा करना सीखे। हमने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं करी कि नोट भी हो सकते हैं। अगर उन नोटों को हजारों रुपए के नोट बिके जो आपके भ्रष्टाचार में पकड़े गए, जो आपके मंत्री के महिला से पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार में, अगर रद्दी के भाव भी बेचे जाए तो भी नोटों के हजारों रुपए अच्छा लगेगा। ठीक है, आ रहा हूं राजीव भाई, आ रहा हूं। ठीक है, अपना आपने अपना पॉइंट रख लिया। एक बार अभिषेक यादव भी हमारे साथ है, अभिषेक यादव जी को भी जोड़ेंगे। अभिषेक जी, ये व्यापक स्पीच है, मैं क्योंकि किसी का नाम लिया नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं ना कोई पर्सनल हम लोग कमेंट्स ना करें किसी पर भी। एक व्यापक डिबेट है और व्यापक चर्चा देश में हो रही। अब आप बिहार में आइए, आरजेडी, फिर परिवारवाद सामने आ जाएगा, भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, और प्रधानमंत्री ने बोला भी है
आप कैसे देखते हैं इसको, अभिषेक यादव जी? ऐसा है, अभी आज 76वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस का दिन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और चाइना के डिबेट, चाइना के बारे में बात करना चाहिए कि चाइना जो हमारे 6 किलोमीटर अंदर घुस गया, पड़ोसी देश आए दिन हमारे ऊपर आंख दिखा रहे हैं, हम उसको आंख नहीं दिखाने देंगे। वो एक बहुत बड़े मंच पे खड़े होते हैं। ये लाल किला समझ रहे हैं क्या है? इतिहास का ऐतिहासिक दिन है आज के डेट का, और इस स्थिति में पर्सनल अटैक तो होना ही नहीं चाहिए। अब भ्रष्टाचार, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। पहले ये छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और कई राज्यों में इनकी सरकार है जहां पे भ्रष्टाचार व्यापक मात्रा में, अगर मीडिया के माध्यम से अगर इनको उजागर किया जाए तो सुनिए पहले मेरी बात, अगर मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाए तो ये बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि एक अच्छे मंच पे देश का ये स्वतंत्रता दिवस का मंच इनको मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। इनके पेट में दर्द तभी से है जब से इनको नीतीश बाबू छोड़ करके हम लोगों के पास आए। इनको दर्द नहीं होना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि क्यों हमारे साथ सब एक एक आदमी छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है। दर्द नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपके पेट में इसीलिए दर्द है राजीव जी। एक मिनट राजीव भाई, एक मिनट 30 सेकंड में राजीव भाई एक बार वो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको आंख दिखाने वाला होना चाहिए। राजतंत्र नहीं है, आप राजा नहीं है इस देश के, जनता मालिक है और जनता इसका हिसाब। राजीव भाई एक बार रिप्लाई दे दीजिए। वो कह रहे हैं आज इतना बड़ा अवसर था, आप बेरोजगारी पे बोलते, चीन पर बोलते, और आज ये सारी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए थी। अभिषेक यादव, आरजेडी का सवाल। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर किया, उसके बाद मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी को एहसास हो जाना चाहिए था कि हमें भी सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सब नागरिक हैं। वो अलग बात है कि इनकी लीगेसी है, इन्होंने अपनी अलग से प्रिविलेज ले रखी है, इन्हें लगता है कि हम आम नागरिक से बहुत ऊपर है। लेकिन उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री भी नागरिक है, देश के मुख्यमंत्री भी नागरिक है, और हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी ओहदे से आता हो, वो देश का नागरिक है और उसका पहला कर्तव्य बनता है कि अपने देश के लिए डिलीवरी करे। परिवार के लिए काम करने से परिवार का उत्थान तो हो सकता है, लेकिन देश का उत्थान नहीं हो सकता। अब ये डिपेंड ये करता है क्या ये देश का नागरिक बनने के लिए तैयार है या बाकी जनता को तुच्छ समझते रहेंगे, छोटा समझते रहेंगे, उनकी हैसियत को कुछ नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे कि हमारी हैसियत बहुत ऊपर है। दूसरी बात, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बोलना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार में भी आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति की राजनीतिक पार्टी, हो सकता है उसके अंदर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हो सकता है कोई पदाधिकारी भी पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन मजबूरी कहाँ शुरू होती है? मजबूरी वहां शुरू होती है जहां से नीतियां निर्धारित होती हैं। अगर वो खुद भ्रष्टाचार में जुट जाते हैं तो प्रवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी मजबूरी या नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के लिए जमीन पर डिलीवरी देने की होती है, जवाबदेही की होती है। वो बचते फिरते हैं उसके बाद। अब देखिए ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की जनता को छोड़ के दिल्ली में भ्रष्टाचार के पक्ष में सड़कों पर बैठना पड़ा। बताइए क्या राजपूत जी, 10-10 साल आपको नेताओं को जेल में रहने पड़ेंगे। जेल के लिए स्वयं में सुधी पत्रकार हैं और आलोक जी जैसे वरिष्ठ आदमी बैठे हैं, हमें उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे। देखिए, इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि छोटा मोटा करे तो कोई बात नहीं, समझ में आती है। सुरेंद्र जी, मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट और करता हूं सर, पार्टी के आलोक जी से जो ये पुराना प्रेम है आपका, कम से कम एक बार दिल्ली में आके मिल तो लीजिए। सीनियर आदमी है आप, इतना याद करते हैं, पूरी डिबेट में याद करते हैं, मिलने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते साहब? एक बार मिल लीजिए आके। इनको तो हम पढ़ नहीं, अरे बिल्कुल सर टिकट भेज दीजिए, तुरंत आ जाऊं, गरीब आदमी हूं मैं भी। हाँ बिल्कुल 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 भेज, आपका पता दे दीजिए, जरूर भिजवा देता हूं। खैर, मैं बिल्कुल आऊंगा सर। आइए, अशोक गहलोत जी पर एक टिप्पणी है राजीव जेटली जी की। कहा भ्रष्टाचार बचाने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं। मैं दोनों बातें कहता हूं, बहुत साफ बात कहता हूं। पहली चीज,
तो अभी आज तक एक एफआईआर तक नहीं है इस पर, एसोसिएट जर्नल वाले केस पर। बहुत साफ सी बात है, उसमें हमें जाना नहीं, इसलिए कि वहां पे 4 आने की हेराफेरी अगर होती, आलोक जी जानते हैं आर्टिकल 25 की कंपनी है यंग इंडिया, वो उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब्त कर लेती। आर्टिकल 25 में साफ है, तो वहां पर तो एक नए पैसे का नहीं, परेशान करने की इनकी आदत है, करते रहे, बदला की लेने की राजनीति है, हम उस पर नहीं जाते। हम तो ये कहते हैं कि अभी जो राजीव जी ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि कोई छोटा नेता करे कोई बात नहीं, जब बड़े नेता जहां नीतियां बनती, तो भाई भारतीय जनता पार्टी का, हमें तो लगता है सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता है। बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए के घूस लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए, नीतियां निर्धारित होती थी। इनके दिलीप रे 3 साल की सजा कोल स्कैम में है, भ्रष्टाचारी हम। इनके यहां पर जो नीतियां बनाने वाले बंगारू लक्ष्मण, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो जेल गए 1 लाख रुपए को पकड़ते हुए, वो लोग। उसके बाद आ जाइए आप अमित शाह जी के साहबजादे पर कि भाई आप वो बीसीसीआई के अध्यक्ष अचानक से बने हुए, सौरव गांगुली बने हुए, उनके सेक्रेटरी आपके सामने। अभी चीजें खुलेंगी, ऐसी बात नहीं। तीसरी बात आप आ जाइए, जो अभी बात कर रहे थे ये परिवारवाद की, तो मैं तो एक चीज कहता हूं राजीव जी से कि राजीव जी आइए, खुले मन से चर्चा कीजिए और बताइए हमें कि कौन कौन का, किस किस का परिवार है और किस किस का परिवार नहीं है। आप अशोक गहलोत साहब की बात कर रहे हैं, एक 4 आने का उनके ऊपर दाग लगा के दिखाइए। तो आपके पास ईडी है, पिछले 8 सालों में आपने 5000 से ज्यादा मुकदमे किए हैं, किसी एक मुकदमे का निस्तारण किया हो तो बताइए। एक मुकदमे का आरोप लगा देने से भ्रष्टाचारी हो जाएंगे? मैं आपके, मुझे दे दीजिए ईडी, आपके खिलाफ भी हो जाएगी, सबके खिलाफ, और उसका रिजल्ट 0 रहेगा। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक किसी को भ्रष्टाचारी कहने से बचिए, वरना हम भी प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं, अमित शाह जी को कह सकते हैं, राजनाथ सिंह जी को कह सकते हैं, या मोहन भागवत जी को कह सकते हैं। इस तरीके की बातें मत किया कीजिए आप भ्रष्टाचार की। आप आरोप अगर पुष्ट नहीं हो तो आप कहिए आरोप। ठीक है, एक बार राजीव भाई रिप्लाई दे दीजिए। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तब आप कहिएगा, अभी तो जांच चल रही है। राजीव जी, आपको मालूम है भ्रष्टाचार किसे कहा जा सकता है? क्या कीजिए राजीव भाई, पैसों की गड़बड़ी के ऊपर तो सरकारी एजेंसी अपनी कार्यवाही करेगी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया, तो इस नेशनल हेराल्ड के मेंबर हुआ करते थे, आज बताइए 70% के शेयर क्या उन लोगों के पास है या एक परिवार के 2 लोगों के पास है? और 2 लोग जिन्होंने ना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, सोनिया जी का तो कोई मतलब नहीं था, राहुल जी इस टाइम थे नहीं, लेकिन सोचिए कि सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो ठगी उससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो सकता है? दूसरी बात, आपने कहा गहलोत साहब, भाई गहलोत साहब के सुपुत्र अभी तक तो वो इंक्वायरी में है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उनके भ्रष्टाचार और उनकी जो प्रॉपर्टी और उनके एफर्ट जो निकल करके आए हैं, जो चेन ऑफ होटल्स निकल करके आ रही है उनकी, ये हम नहीं कहते हैं, आपको याद होना चाहिए, ये आप ही के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के खुद बोल करके गए इस बात को। सचिन पायलट साहब ने इस बात को कोट किया, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर उनको अपने सुपुत्र को बचाना है या खुद को बचाना है, तो उनको उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो लोग उनके माई बाप हैं, जिनकी नीतियों पर वो चलते हैं। इसीलिए उनको प्रदेश की जनता को छोड़ के दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा। तो ये मत बोलिए उनके ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं है, उनके ऊपर दाग हमारा इल्जाम नहीं है, ये आप ही का इल्जाम। अब दूसरी बात, ठीक है, एक बार सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रही है, सिंह साहब के पास जाना है। अजय जी, मैं भी 2 मिनट के लिए पहले आ रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, आ रहा हूं आलोक सर, आ रहा हूं। हाँ, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज ये आलोक मेहता जी फिर बैठे हुए हैं यहां पर, मैं फिर मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि इतिहास जानते हैं ये। एसोसिएट जर्नल के एक भी डायरेक्टर का एक भी शेयर 1 नए पैसे का भी ना इधर है ना उधर है, ना उनकी 1 पैसे की प्रॉपर्टी कहीं गई है। यंग इंडिया के जो शेयर हैं वो शेयर के आर्टिकल 25 के अंडर में है, जो कि जिससे कि ना आप 1 पैसा ले सकते। तो ये सब राजनीतिक आरोप मत लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अशोक गहलोत की बात करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। 1 नए पैसे का उस शख्स के ऊपर आरोप न था, न है और न रहेगा। अगर आरोप होता तो वो भाजपा की तरफ बात कर रहे होते, कांग्रेस के साथ खड़े। आज की डेट में मालूम है आपको कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब क्या है? ठीक है। और राजीव भाई,
आप अपनी पार्टी के उन सब चीजों को देखिए, उन भ्रष्टाचारियों को देखिए जो जेल की सजा काट रहे हैं। दिलीप रे के बारे में बोल पाए आप कुछ? बंगारू लक्ष्मण के बारे में बोल पाए आप कुछ? आप बोल पाए क्या नाम क्या बेल्लारी की कोल स्कैम के बारे में, येदुरप्पा के बारे में आप बोल पाए कुछ? व्यापम स्कैम के बारे में बोल पाए आप कुछ? आप पंकजा मुंडे के बारे में बोल पाए कुछ? सुरेंद्र भाई, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचार में, मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ। अभी तक हमने किसी भ्रष्टाचार को डिफेंड नहीं किया। इस डिबेट के अंदर लगभग हमारे को 20-22 मिनट हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का पक्ष नहीं लिया जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार को डिफेंड कर ही नहीं सकते, प्रमाण के साथ हम कह रहे हैं। इसको नेशनल हेराल्ड पर एसोसिएट जनरल पर सीमित नहीं रखूंगा। मैं इससे आगे निकलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये यहीं तक सीमित रहे। जो परिवारवाद का भी आरोप है वो एक व्यापक डिबेट है, उस पर हम करें। आ रहा हूं सुरेंद्र जी, आ रहा हूं। आलोक सर आपके पास आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट में आ रहा हूं। आलोक सर सिर्फ 1 मिनट में आ रहा हूं। आईपी सिंह साहब, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ। सिंह साहब गलत फिर बोलेंगे। सिंह साहब से पहले मुझे कहने दीजिए, क्योंकि सिंह साहब से निवेदन करना है। 1 मिनट रजत जी। हाँ आलोक सर, कौन से सिंह साहब, एक बार क्लियर करिए। दो सिंह साहब है। दो सिंह साहब से मेरा निवेदन है, क्योंकि 2 एक बातें अपने चैनल पे कही गई, इसलिए कम से कम मैं उससे, मुझे अलग मान लीजिए, ये तो लिख कर देना जरूरी है। क्योंकि ये कहना कि प्रधानमंत्री के भाई के पास हजारों करोड़ है, मेरा मानना है कि इस तरह की बातें यदि कहेंगे वो ठीक नहीं है। इसी तरह से सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये न कहें कि हमारे उसमें चीन घुसा हुआ है। कम से कम सेना को तो माफ करे। नेताओं पर आरोप लगाए, जिसके ऊपर भी हो, प्रधानमंत्री पर लगाए, गृह मंत्री पर लगाए, मैं समझ में आता है। मेरा निवेदन केवल ये है कि सेना के स्वतंत्रता दिवस पर यदि सेना अध्यक्ष वर्तमान सब कहते हैं कि चीन को हमने अंदर नहीं घुसने दिया, यूनाइटेड नेशंस भी यदि हमारी बात को पुष्टि करता हो, तब हमारे चैनल पर ये कहा जाए कि ये है। यदि उनके पास ऐसे सबूत है कि मोदी जी के भाई के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, जहां माताजी रहती है, मैं घर देखा हुआ है मेरा, उस जमाने से जब वो नहीं थे। इसी तरह मोतीलाल वोरा का नाम राहुल जी ले रहे, मेरा खाली उस कुछ भी मामला अदालत में मैं कुछ नहीं कहूंगा। राहुल जी से भी यदि बात पहुंचा सकते हैं राजपूत जी, तो पहुंचाएं कि वोरा जी जितने ईमानदार रहे, शंकर दयाल शर्मा वोरा जी दिल्को में 71-72 से जिनके बहुत नजदीक रहा, उनके नाम तो ये ना कहें कि वही सब हिसाब घोटाला करके चले गए। कम से कम उनका नाम न ले सार्वजनिक रूप से। जो ठीक है, दस्तखत तो किसी फाइनेंस के कोषाध्यक्ष का होता है। अरे सर, क्योंकि आपने ये बात कही है, मैं भी इस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। आपकी भी एज बहुत है, सुरेंद्र राजपूत जी भी कांग्रेस को जानते हैं। इस पर एक टिप्पणी मैं भी करना चाहूंगा, और हो सकता है मेरी टिप्पणी गलत हो। सुरेंद्र राजपूत रुकिएगा। मैं ये बात जानता हूं, लंबे समय तक मैंने पार्टी कवर करी है, कि जितना भी हेराल्ड था, ट्रेजर था, प्रॉपर्टीज थी, ये सारे दस्तावेज मोतीलाल वोरा जी के पास रहते थे। वो साइनिंग अथॉरिटी भी थे, इस काम को देखते भी थे। ट्रांसफर कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये मैं नहीं इस पर टिप्पणी कर सकता। लेकिन अगर ये आप किसी भी कांग्रेस ऑफिस के कार्यकर्ता से पूछेंगे, स्टाफ से ही पूछ लेंगे, तो पेपर्स दस्तखत मोतीलाल वोरा जी करते थे, इस पर कोई गलत नहीं है। उन्होंने क्या गलत क्या सही किया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके लिए ईडी और कोर्ट बैठा हुआ है। लेकिन हां, इस काम को वो लंबे साल से करते थे, इस पर मैं बिल्कुल टिप्पणी कर सकता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, आलोक मेहता जी को मैं ससम्मान कहता हूं कि मोतीलाल वोरा जी का नाम किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने कोई घोटाला किया, कोई गड़बड़ की है। मेहता साहब सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये सारे काम मोतीलाल वोरा जी करते थे, जो सत्य है। मोतीलाल वोरा जी से ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। हम जिम्मेवारी से कहते हैं, हम अपने लोगों को समय पर नहीं छोड़ते हैं कभी भी। और सुरेंद्र जी, एक चीज और मैं ऐड कर दूं, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, ऐड कर देता हूं इसमें जी। आलोक जी, मैं लास्ट टाइम जब वोरा जी से मिला था, उनकी राज्यसभा खत्म हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछी थी ये बात कि अब आप कहां रहेंगे, आपको तो मकान होगा, अच्छा मकान होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जहां पर विधायकी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, एक सरकारी मकान उस समय अलॉट हुआ था, वही है। एक मकान मेरा भोपाल में था, सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन ऑर्डर आया, अगले दिन मैंने खाली कर दिया। एक भी मकान, एक भी दुकान पूरे देश में कहीं नहीं है। और जब मकान खाली किया उन्होंने, तो उसके बाद गेस्ट अकोमोडेशन दूसरे के घर पर वो रहने गए थे। और दूसरी चीज बता दूं, उनके पास अपनी कोई निजी गाड़ी नहीं थी, पुरानी एम्बेसडर से वो चलते थे, कोई गाड़ी नहीं थी। उसके बाद मुझे आज तक याद है
कांग्रेस ऑफिस से अहमद पटेल ने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उनको दी थी जिससे वो चलते थे। सुरेंद्र राजपूत जी। सर, दूसरी बात मैं आपसे कह दूं, आलोक मेहता साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, सेना के ऊपर किसी ने प्रश्न नहीं किया। आज की डेट में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो क्या नाम, हमारी जो बातचीत चल रही है वो कहां किस चीज के लिए चल रही है, जरा बताएंगे आप? ठीक है, अब आप चाइना नहीं जाएंगे, सुरेंद्र जी छोड़ दीजिए, आप चाइना नहीं जाएंगे। ठीक है आलोक सर, एक बार आईपी सिंह साहब, सुरेंद्र जी रुक जाइए, एक बार आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब एक व्यापक बहस आपसे इस पर टिप्पणी चाहता हूं। एक साइड ये भी है, जब कोई पॉलिटिशियन होता है, अब मैं आज हाइपोथेटिकल आपको एक सिचुएशन दे देता हूं। मान लीजिए अखिलेश जी है, राजनीति कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, अब उनके भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। अब वो पुत्र जब बड़े होते हैं तो अपने आप जो कैडर होता है वो सुबह शाम कहने लगता है कि आप साथ दीजिए, हमारा नेतृत्व ये करेंगे, इनका प्रोग्राम दे दीजिए। मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि जब नेताओं के बेटी बेटियां बड़े होते हैं तो जो कैडर होता है, जो शहर की जनता होती है, प्रदेश की जनता होती है, वो ले जाती है कि नहीं साहब आप हमको इसका कार्यक्रम दे दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे, हमको एक रोड शो दे दीजिए। तो नेता ना चाहते हुए भी उनके बच्चे अपने आप पब्लिक भी ले जाती है, ये भी एक स्टोरी है। सिंह साहब। रजत जी 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, पूरा समय चला गया, 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए। श्री आलोक मेहता जी तमाम बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं भी उनको लंबे समय से फॉलो करता हूं, राजनीति के 32-35 वर्ष हो गए। मैं कहना ये चाहता हूं कि अमृत काल में जो विष है वो तो जनता के खाते में गया, लेकिन क्या आलोक मेहता जी स्टोरी करेंगे कि पीयूष गोयल बीपी गोयल के बेटे हैं, और डीएचएफएल घोटाले में जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का घोटाला हुआ, उसमें जो पैसा दिया गया उसमें 30 करोड़ बीजेपी के खाते में, शेष उनके खाते में गया। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री के ऊपर हजारों करोड़ का आरोप है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के पिता बीजेपी में नेता थे? क्या उनके बारे में स्टोरी करेंगे? अनुराग ठाकुर जो वित्त मंत्री हैं और बीसीसीआई के कर्ता धर्ता जो जय शाह को लेकर आए, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। क्या आप इस पर स्टोरी करेंगे? उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे परिवार है, सूर्य प्रताप शाही, रविंद्र किशोर शाही के भतीजे हैं, 4-5 बार के मंत्री हैं, ऐसे में 3 दर्जन उत्तर प्रदेश के नाम दे देता हूं। कुल 225-26 लोग देश भर में हैं, परिवारवाद पर आप कर लीजिए। और आलोक मेहता जी, अडानी ने जो सरकारी बैंकों से 1 लाख, ठीक है आ रहा हूं, ये व्यापक है। राजीव भाई आपके पास वापस आऊंगा एक बार, और जो प्रश्न मैंने पूछा, हालांकि सिंह साहब आलोक सर की तरफ चले गए टारगेट करते हुए, ये भी तो एक सिनेरियो होता है जब जनता, कैडर, कार्यकर्ता नेताओं के बच्चों को ऑटोमेटिक राजनीति में घसीटना चाहते हैं, यह भी होता है। लेकिन जनता किसको लेकर के आना चाहती है ये जनता का निर्णय है, जनता की मांग क्या भी जनता का निर्णय है। लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई निर्णय थोपा जाता है और थोपने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, और कार्यकर्ताओं की अगर सुनवाई नहीं हो सकती है तो वहां से हमारा परिवारवाद शुरू होता है। अगर परिवार के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाए या कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं कहता हूं कि अभी जांच चल रही है, जांच के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, ईडी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते जब तक कि निर्णय ना आए। निर्णय आने से पहले ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक राजनीतिक पार्टी के सभी कार्यकर्ता जब सदन चल रहा है तो वो सड़कों पर बैठे हैं और केवल इस बात के लिए बैठे हैं कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है। अगर यही कार्रवाई किसी और नेता के खिलाफ होती, इन्हीं की राजनीतिक पार्टी के अंदर, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाया गया, वो गए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी वहां पर। सुब्रमण्यम स्वामी जी को बुलाया गया, वो गए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी वहां पर। उनके लिए तो कोई सड़कों पर नहीं बैठा, लेकिन परिवार के सदस्यों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती है तो पूरी राजनीतिक पार्टी सड़कों पर बैठ जाती है। इसका मतलब ये हिदायत या निर्देश परिवार की तरफ से आया। तो अगर ये पार्टी का एक एजेंडा होता या पार्टी की लाइन होती कि किसी के खिलाफ भी अगर ईडी कार्रवाई करेगी तो हम सड़कें जाम कर देंगे, तब आप कह सकते थे कि परिवारवाद नहीं है। तो परिवार नीतियां निर्धारित कर रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। परिवार के द्वारा अगर ये नीतियां निर्धारित की जाएंगी तो राजपूत जी अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? ठीक है राजीव। सुरेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार संजय सरकार जी कुछ कह रहे हैं। संजय सरकार जी। एक चीज पूछने चाहते हैं, नरसिम्हा राव के समय में आप देखे थे घावाला कांड हुआ था, बहुत सारे नेता के बारे में इंजाम लगाया था, बाद में सब बड़ी हो गया था। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, चून चून के क्या कर रहा है, जितना विपक्ष पार्टी है विपक्ष को ऊपर में ईडी सीबीआई लगा रहा है।
आज इनको जब सरकार चला जाएंगे 24 के बाद में, इनको तो मंत्री और संतरी जितना अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक जो है 10-10 साल जेल के अंदर रहेंगे। और जो अदानी यहाँ से फरार हो जाएंगे, वो 29 लाख 80 हजार करोड़ रुपया लोन लेकर बैठे हो, एक पैसा भी दिया नहीं है बैंक पे। 1,45,000 करोड़ तो एसबीआई मांग रहा है, वो भी नहीं दे, 2014 में वो भी नहीं दे रहा। ये तो फरार हो जाएंगे, वो भी कोई आइलैंड में जाके वहां पर सिटीजनशिप ले लेंगे। तो जब आपको सरकार नहीं रहेंगे जेटली जी, तब तो आपको पीछे भी तो सीबीआई और ईडी आपको मैराथन जैसे दौड़ाएंगे, आप तो दौड़ते रहेंगे। तब तो आप भी तो बोलेंगे कि आप जिस स्थिति आपने पैदा किया उस स्थिति उस समय भी पैदा होगा, तब आप क्या करेंगे? आपको भ्रष्टाचार। राजीव जी क्विक रिप्लाई कह रहे हैं, साहब सरकार जाएगी तो ईडी आपके पीछे भी लग जाएगी। मैं आपको आपकी लिख के दे सरकार भी तो है, कलकत्ता से अदालत से ले आइए। आपने देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ हर तरीके के एजेंडा, हर तरीके के षड्यंत्र को रचा गया। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर बैठा? उन्होंने जब कोर्ट में, न्यायालय ने उन्हें बुलाया, जो भी इंक्वायरी हुई उन्होंने उसका जवाब दिया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ और उनको देखिए क्लीन चिट दी गई। तो यही फर्क है हम में और उनमें कि इन्होंने कहा कि आपकी राजनीतिक पार्टी, हमने कहा उन्हें सजा मिली। क्या कोई राजनीतिक पार्टी, कोई कार्यकर्ता सड़कों पर बैठा या किसी ने उनका पक्ष? सुरेंद्र राजपूत जी, क्यों बैठने की क्यों जरूरत पड़ी? जेटली जी कह रहे हैं साहब अगर बुलाया था तो पूछताछ के लिए चले जाते, क्या जरूरत था सड़कों पर इतना एग्रेशन दिखाने का? सुरेंद्र राजपूत जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए राजीव जी ने असल बात अर्ध सत्य बोला। आलोक मेहता जी और आप दोनों इस सत्य को जानते हैं कि जब एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की गठित थी और नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता था, तब एसआईटी के ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में मां बहन की गालियां लिखते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और खूनी उपद्रव करते थे अहमदाबाद की सड़कों पर। अगर आपको चाहिए उसकी क्लिपिंग्स तो मैं भेज दूंगा। तो एक चीज तो ये समझ ले कि हमसे कहीं ज्यादा। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की इन्होंने बात कही, तो जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाया गया, संसद में प्रिविलेज मोशन दिया गया। आप इस चीज को जानिए राजीव जेटली जी, जानकारी, अर्ध जानकारी और या फिर अफवाह मत फैलाएं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार होता क्या है? सबसे भ्रष्टाचार बड़ा होता है जब देश का अभिभावक, सुनिए, जब देश का अभिभावक झूठ बोलता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होता। 2014 से 2022 तक जितने प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोले, किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? सारे गरीबों को क्या नाम राशन वो मिल गई क्या? छत मिल गई क्या? सारा देश टॉयलेट का वो हो गया क्या? शौचालय मुक्त हो गया क्या? पूरे देश में रोजगार 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल गए क्या? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया क्या? और तीसरी बात, चीन की सीमा सुरक्षित हो गई क्या? जब आप इस बात को राजीव जी छोटा सा रिप्लाई दे रही है, वाइंड अप करना है। कहीं ना कहीं एक कवर फायर। राजीव जी छोटा सा रिप्लाई, सुरेंद्र जी वक्त नहीं है बिल्कुल। राजीव जी 30 सेकंड में रिप्लाई। हम लोग भाजपा से प्रश्न पूछते हैं और ये लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। राजीव भाई छोटा सा रिप्लाई 30 सेकंड में। बहुत झूठे और मक्कार लोग हैं। इस देश के गरीब ने महसूस किया मुझे देश के प्रधानमंत्री ने क्या दिया। इस देश के किसान ने महसूस किया कि 14 लाख करोड़ रुपया जो हमारे उत्थान के लिए एनडीए सरकार ने लगाया, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। और सुनिए, परिवर्तन का सबूत उनका मैंडेट। ठीक है, बात की थोड़ी कमी है, माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। आप सब आए देश के सवाल में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी कि समझते कि प्रधानमंत्री ने जो आज भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर अटैक किया है, रीजनल पार्टीज और विपक्ष कैसे लेती है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।